नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं सेहतनामा और हमारे साथ डॉक्टर RL खरे जुड़ गए हैं जो कि हमारे साथ बातचीत करेंगे और प्रोफेसर और HIV विशेषज्ञ हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हाँ, थैंक यू मैडम। जी डॉक्टर, चूंकि आज वर्ल्ड एड्स डे है तो सीधा सवाल उसी पर हम करते हैं, चूंकि बहुत सारे लोगों में मिथ रहते हैं एड्स को लेकर। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एड्स क्या है, HIV क्या है और क्यों लोगों में भ्रांतियां इसको लेकर फैली हुई हैं। जी, एड्स और HIV लोगों में लगभग लोगों का मानना ये रहता है कि एड्स और HIV दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर लोगों को ये बताना चाहूँगा कि HIV जो है एक वायरस है, और उस वायरस के बाद जब आप वो वायरस का संक्रमण आपके शरीर में होता है या आप पॉजिटिव होते हैं तब आप HIV पॉजिटिव कहलाते हैं। एड्स HIV पॉजिटिव मरीज के लगभग बोलना चाहिए उसके अंतिम, उसका जो बहुत ही सीवियर फॉर्म है, यार समझ लें, हम सीधी भाषा में बोलेंगे लास्ट स्टेज जो होती है वो HIV पॉजिटिव संक्रमण की जो अंतिम अवस्था होती है, स्टेज 4 या हम उसको एड्स बोलते हैं, तो वो सबसे सीवियर कंडीशन होती है, सबसे गंभीर स्थिति होती है। तो HIV पॉजिटिव एक संक्रमण है जो मरीज रहता है, वो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक हो सकता है। और एड्स जो है वो उसकी एक गंभीरतम स्थिति है, उसको हम एड्स बोलते हैं। इसलिए आजकल जो साइंटिफिक हमारे इसमें मेडिकल फील्ड में, HIV फील्ड में एड्स का जो टर्म है वो कम से कम इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब, क्या इसके कोई लक्षण हैं? क्या शुरुआती कोई लक्षण है कि अगर कोई HIV पॉजिटिव हो रहा है तो शुरुआती दौर में क्या बॉडी में किसी तरीके के कोई लक्षण देखने को मिलते हैं? जी, देखिए, लक्षण जो सामान्यता होते, अगर आपको HIV संक्रमण हुआ है किसी भी माध्यम से, जैसे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर असुरक्षित यौन संपर्क या गर्भवती स्त्री से, गर्भवती माता से बच्चे को, या आप नशा करते हैं जिसमें सुइयां जो है आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो संक्रमित सुई से दूसरे मरीज को, अगर इस प्रकार का कोई एक्सपोजर आपको हुआ है तो जनरली 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच में आपको एक शुरुआती लक्षण आ सकते हैं, जिसमें जो नॉन स्पेसिफिक है, मतलब वो ऐसे लक्षण है, सामान्य बुखार होना, हल्की सी सर्दी होना, हाथ पैर में दर्द होना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना और थोड़ी सी गठाने आना, जिसको हम लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं। तो ये लक्षण शुरुआती 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बाद आपको आ सकते हैं। कभी कभी ये लक्षण आपको डिले भी हो सकते हैं या थोड़ा सा लेट भी आ सकते हैं, पर ये शुरुआती लक्षण बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं बताते आपको कि हाँ आपको चाहिए। अगर आप एक्सपोजर हुआ है आपको और उसके बाद 2-4 हफ्ते में आपको ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं तो आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये कैसे फैलता है? क्या इसके फैलने का भी कोई तरीका है? क्योंकि बाकी बीमारियों का हमने देखा है कि अगर हमने, जैसे अगर मैं बुखार की बात करूं या फिर जैसे सर्दी जुकाम फ्लू की बात करूं, तो ये हमें नॉर्मली फैल जाता है खाने से या किसी और चीज से। लेकिन एड्स या फिर HIV की हम बात करें, ये इसके फैलने का भी कई अलग तरीके हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, देखिए, एड्स या अच्छा हम HIV पॉजिटिव बोलेंगे, HIV पॉजिटिव, HIV जो इन संक्रमण है, ये आप बहुत अच्छे से समझें, पब्लिक को ये समझ में आना चाहिए कि ये मुख्यतः 3 कारणों से ही फैलता है। एक तो आप असुरक्षित यौन संपर्क करते हैं जो कि मरीज HIV से ग्रसित है उसके साथ। दूसरा, गर्भवती माता जो कि संक्रमित है, HIV संक्रमित है, उससे होने वाले बच्चे को। और तीसरा, अगर आप कोई भी नशा करते हैं जिसमें सुइयां या जो आपको HIV से ग्रसित, HIV से इन्फेक्टेड जो ब्लड है वो आपको चढ़ गया है, जो कि अब बहुत ही, ये सारी स्थितियां बहुत कम होती हैं। या कभी आपको एक्सपोजर हो गया, जैसे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ्स हैं, वो रिस्क में रहते हैं। जो HIV मरीजों का हम इलाज करते हैं उनकी कभी सैंपल लेते समय या ऑपरेशन करते समय उनका ब्लड से जो ब्लड युक्त जो सिरिंज या स्कैल्पल निडेल या जो टाँका लगाने वाले जो ब्लेड्स होती हैं वो सारी कभी कभार हॉस्पिटल स्टाफ को लग जाती हैं। तो ये मुख्य कारण होते हैं। खाने से, छूने से,
एक साथ बैठने से, एक साथ सामान्यतः सोने से, बिस्तर शेयर करने से इससे ये संक्रमण नहीं फैलता है। जी डॉक्टर साहब, अगर क्या एकदम से ये पता चले किसी को कि अगर वो HIV पॉजिटिव है तो क्या उसके मानसिकता पर भी असर पड़ता है, और वो कितना असर पड़ता है, किस कदर असर पड़ता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि HIV जैसे हमने बोला कि अभी वर्तमान में हम एड्स जो टर्म है उसको कम से कम इस्तेमाल करें, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी या लोग, ताकि वो जो एक स्टिग्मा है या एक जैसा लोगों में अंदर हीन भावना जो आ जाती है कि मुझे एड्स हो गया है, तो उस एड्स को ना कि HIV पॉजिटिव एक मरीज है। और ये सबसे बड़ा हमारे समय चैलेंज रहता है क्योंकि कई बार मरीज पता चलने के बाद भी दवाइयाँ नहीं लेता है या दवाइयाँ नहीं लेना चाहता है, या अगर वो दवाई लेता है तो उस दवाई का इस्तेमाल नियमित रूप से नहीं करता है, केवल इस अवसाद में, इस हीन भावना में कि मुझे एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई है जिसका अब कोई इलाज नहीं है और ये अब तो मेरा अंत नज़दीक आ गया। तो इस प्रकार की जो हीन भावना है इसको ही कम करना है। ये इस साल का हमारा थीम भी है, जो वर्ल्ड एड्स डे का थीम है कि प्लस हमें समाज का भी रुख जो है मरीज के प्रति बदलना है कि भाई अगर किसी को HIV है तो उसको आप हीन भावना से ना देखें, और वो भी एक सामान्य दूसरे, जैसे आपको डायबिटीज़ है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है, उनकी भी दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर खानी होती है, वैसे HIV की भी दवाइयाँ आप ज़िंदगी भर खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल। बात अगर मैं करूं, चूंकि अभी आपने कहा कि ये इस बार का आपका थीम है कि जो समाज में एक अवेयरनेस लेकर आनी है, लेकिन अवेयरनेस कहीं ना कहीं वो खत्म होती जा रही है, या अवेयरनेस डॉक्टर साहब वो आ ही नहीं रही है। बाकी बीमारियां तो चलिए ठीक है, कैंसर हो गया, गंभीर समस्या है कैंसर, लेकिन उसको भी उस नजर से देखा जाता है, लेकिन HIV पॉजिटिव एक मरीज को उस हीन भावना से देखा जाता है कि दूरी उससे एक बना ली जाती है। कैसे समझा जाए, कैसे उस मरीज को एक सद्भावना दी जाए कि नहीं, तुम बीमार नहीं हो, तुम भी एक आम इंसान हो हम सभी की तरह। जी यस, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हम, क्योंकि मरीजों का, HIV पेशेंट्स का इलाज करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे एक्चुअली इनके लिए, क्योंकि शासन या गवर्नमेंट या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे पूरी व्यवस्था है, जो ART सेंटर्स सब जगह, पूरे सारे मेडिकल कॉलेज में, बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी, जहाँ पर से मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती हैं। जब भी मरीज पॉजिटिव आता है उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, काउंसलिंग कराई जाती है, और वहाँ के डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट इन सब चीज़ों के सामंजस्य से ये सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने बोला कि मरीज को समझाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मरीज में एक अवसाद, एक हीन भावना जरूर रहती है, लेकिन क्योंकि अब हमने इतना सफ़र तय कर लिया है। जब 2004 में ART जो दवाइयाँ हैं, वो जब सबसे पहले हम यहाँ पर NACO के माध्यम से हमने ऑल ओवर इंडिया इसको जब देना शुरू किया या चालू करी गई, उसके बाद आज हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो 15 साल 16 साल से हमारे पास स्वस्थ हैं, दवाइयों पर अपनी जो बोलना चाहिए ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, अपना काम एक्टिवली कर रहे हैं। तो हम ये सारी बातें मुझे को बताते हैं और बताते हैं कि जो हमारे पास अभी इस प्रकार की, इस स्तर की दवाइयाँ हैं, पिछले 5 साल में इतना अच्छा रिसर्च हुआ है कि जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही बोलना चाहिए इफेक्टिव दवाइयाँ हैं, बहुत ही असरकारी दवाइयाँ हैं, जिससे ये संक्रमण बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। तो ये सारी चीज़ें बता के हम प्रयास करते हैं कि मरीज की जो हीन भावना या उसका जो अवसाद है या उसका जो तनाव है वो हम कम कर सकें। जी डॉक्टर खरे, अब हम इलाज पर आ जाते हैं। कैसे इलाज, अगर पता चले किसी को कि वो HIV पॉजिटिव है, कैसे इलाज शुरू किया जा सकता है, कैसे इलाज शुरू होता है, और कौन सा पहला वो इलाज है जो पेशेंट को पहली स्टेज पर करना चाहिए? जी, अगर आपने कहीं से भी टेस्ट कराया है, पहली बात तो अगर जिनको मदद की आवश्यकता है, अगर आपको जिन माध्यमों से ये फैलता है, अगर उनमें किसी के
किसी का एक्सपोजर आपको है, अगर आपको असुरक्षित यौन संपर्क हुआ या कोई निडिल आपको चुभ गई है या कहीं एक्सपोजर हुआ है, तो सबसे पहले तो अगर ऐसा है तो आप नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या आपके कोई विशेषज्ञ चिकित्सक है उनके पास जाएं, वो आपको सलाह देंगे। अगर आप टेस्ट के बाद पॉजिटिव आते हैं तो इसमें दो स्थिति हैं। आप चाहें तो पूरे देश भर में लगभग सभी मेडिकल कॉलेजेस में और बहुत जगह जिला अस्पताल और CSC जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस स्तर पर भी इसकी टेस्टिंग की सुविधा और इलाज स्टार्ट करने की सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। सारी दवाइयाँ मुफ्त में चालू की जाती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो अगर ऐसा है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप निकटतम ART सेंटर खोजें, उस निकटतम ART सेंटर में जाएं, वहाँ पर काउंसलर के द्वारा, वहाँ मौजूद नर्सिंग स्टाफ, वहाँ पर मौजूद डॉक्टर और फार्मासिस्ट की मदद से आपका इलाज तुरंत है। हम जो अभी दवाइयाँ हम ART सेंटर के द्वारा प्रदान कर रहे हैं वो दवाइयाँ बहुत ही असरकारी दवाइयाँ हैं और वही दवाई पूरे विश्व में प्रथम स्टेज, हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोलते हैं। अगर कोई भी मरीज आज पॉजिटिव आया है और हमें उसको मेडिसिन चालू करनी है तो यही दवाई अगर आप विश्व में कहीं भी जाएंगे, चाहे वो UK है चाहे US में हो, यही दवाइयाँ फर्स्ट लाइन में चालू की जा रही हैं। तो वो दवाइयाँ आपको अब पूरे भारतवर्ष में और छत्तीसगढ़ में भी वही दवाइयाँ सेम हमारे शासन और NACO के द्वारा उपलब्ध है। CG-SEC जो हमारा यहाँ का स्टेट का कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही। लेकिन क्या ये दवाइयाँ जरूरी हो जाता है डॉक्टर साहब लेना? लेकिन अगर ये दवाइयाँ स्किप हो जाती हैं तो क्या इसका असर सेहत पर पड़ता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़रूरी प्रश्न भी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात पूरे इलाज के दौरान जो हमको हमारा चैलेंज भी रहता है और जो मरीजों के और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है वो है कि मरीज का दवाइयों को नियमित रूप से इस्तेमाल करना। तो जो हम अपने टर्म में एडहेरेंस काउंट करते हैं कि मरीज ने एक माह में कितनी दवाइयाँ स्किप करी या कितनी दवाइयाँ छोड़ी। तो हमारा एडहेरेंस जो होता है, जो हमारे द्वारा दिया जाता है कि मरीज कम से कम उसका एडहेरेंस या उसका जो दवाई लेने का प्रतिशत है वो 95% से ज़्यादा होगा। ये हमारा टारगेट रहता है। अगर उसके नीचे मरीज ले रहा है तो वो हमारा फेलियर सिस्टम से हम उसको सुधार करने की आवश्यकता करते हैं और उससे जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों वो दवाइयाँ स्किप ले रहा, क्या उसका कारण है। क्या बच्चा है तो स्कूल में जाता है या क्या कारण है, या क्या आप कुछ नशा संबंधित है या उसका जो काम है वो काम बाहर जाने का है तो क्या वो दवाइयाँ मिस कर जा रहा, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं और फिर उसको ठीक करने का या उनको हम सलाह देते हैं कि भाई आप इस तरीके से अपना जो दवाई का शेड्यूल है वो प्लान करें और दवाई एक भी दिन ना छोड़ें। तो सबसे जरूरी चीज़ ये है कि दवाई नियमित रूप से इस्तेमाल करना और पूरे माह की दवाइयाँ बिना किसी नागा किए हुए आपको लेनी है। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, बाकी बीमारियों में क्या होता है कि हम दवाइयाँ लेते हैं लेकिन कुछ बीमारियों में परहेज भी होते हैं। क्या हमें HIV पॉजिटिव के दौरान भी किसी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है खाने पीने में? नहीं, देखिए, खाने पीने का कोई भी परहेज नहीं है। खाना तो आप जितना अच्छा खा सकते हैं वो आप खाइए, क्योंकि जो भोजन है वही आपकी लड़ने की क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो अच्छे से बढ़ाएगा। तो पोषण तो आप भरपूर लीजिए, खाने का कोई परहेज नहीं होता है, केवल नशे का परहेज होता है। आप नशे से जितना हो, क्योंकि नशा आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम करता है और आप पहले से ही एक ऐसी बीमारी जो आपकी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कम कर रही है, HIV से ग्रसित हैं, और उसके बाद अगर आप लगातार नशा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक होता है। जी, इसके अलावा और कौन कौन से परहेज हम कर सकते हैं, किन किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब बताइए। जी, ख्याल रखने की चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी दवाइयों का नियमित इस्तेमाल करें, नियमित सेवन करें। जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे बचने का प्रयास करें। कुछ चिकित्सक की सलाह से कुछ जो टीके हैं वो हम HIV वाले मरीजों को सलाह देते हैं कि जैसे जो सीजनल टीके जो दमा के मरीज या डायबिटीज़ के मरीज को बोलते हैं, तो निमोनिया से संबंधित कुछ टीके हैं वो अगर क्योंकि ये टीके और ये सारी चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलते, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो
सक्षम है तो वो ये जरूर टीके लगाएं, ताकि दूसरे जो इन्फेक्शन है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम कर देती बहुत ज़्यादा। तो हम दवाइयों के माध्यम से यही करते हैं कि हमारा जो CD4 काउंट से हम नापते हैं और वायरल लोड देखते हैं हम इसमें कि भाई वायरल लोड कितना सप्रेस है, या जो वायरस है वो हमारे बॉडी में कितना, उसकी मात्रा कितनी है। जो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम उसकी मात्रा नगण्य के आसपास रखें, कि मतलब वो काउंट ही ना हो। जो हम टेस्ट में देखते हैं वो TND बोलते हैं हम टेस्ट में, टारगेट नॉट डिटेक्टेड। इसका मतलब कि जो वायरस है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, जीरो नहीं कर पाते हम दवाओं के द्वारा, पर हाँ बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है, जिससे वो हमारे शरीर को या प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो तंत्र है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जी डॉक्टर साहब, क्या मैरिड लाइफ में अगर किसी एक पर्सन को, किसी एक कपल को अगर HIV पॉजिटिव अगर वो है, तो क्या दूसरे पर्सन को भी होने की संभावना है? जी देखिए, अगर पति पत्नी है और अगर उसमें से किसी एक को भी अगर HIV पॉजिटिव है, तो दो बातें हैं। अगर आप उनके में अगर शारीरिक संबंध बनाना है तो उसके लिए उनको प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना या कॉन्डोम का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर ऐसे पेशेंट्स जिसमें अगर जैसे पति पत्नी है, ये हैं, जो भी संक्रमित व्यक्ति है, मतलब चाहे पति हो चाहे पत्नी है, अगर उन दवाई लेने के पश्चात लगभग हम 3 माह से लेकर 6 माह दवाई देते हैं और लगभग 1 साल के बाद हम उनका वायरल लोड टेस्ट कराते हैं। अगर वो वायरल लोड बहुत ही कम, जैसे मैंने बताया कि अगर वो वायरल लोड एकदम सूक्ष्म, एकदम नगण्य है, मतलब वो इस रेंज में है कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, हर जो लैब का होता है उसमें 20 कॉपी 40 कॉपी उनकी क्षमता होती है जांच करने, अगर वो उससे नीचे है तो बहुत ही कम रिस्क होता है कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर का, फिर भी वह रिस्क हम लोग जीरो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम हमेशा करते हैं कि अगर पति पत्नी है या कोई भी कपल है, तो अगर एक कोई संक्रमित है तो दूसरा जो है संबंध बनाते समय बैरियर मेथड हम बोलते हैं या कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन उनके आने वाले बच्चे पर इसका असर न हो, उसके लिए क्या कैसे सावधानी बरती जा सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, ये बहुत गहन प्रश्न है, क्योंकि ये इसके लिए भी अपने आप बहुत, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत डिटेल सलाह की आवश्यकता होती है कि एक ऐसा कपल या एक ऐसे दंपत्ति हैं जो जिसमें से कोई एक संक्रमित है या फिर दोनों संक्रमित हैं, और अगर वो अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें कुछ अलग बोलना चाहिए पद्धति होती हैं, जैसे हम जिसको बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल जो पद्धतियां आती हैं प्रेगनेंसी के लिए या गर्भधारण के लिए, उसकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है। और हर बोलना चाहिए कॉम्बिनेशन में या कैटेगरी मान लीजिए आपकी, अगर पत्नी अगर संक्रमित है तो उसका बोलना चाहिए इलाज अलग तरीके से होता है, या उसकी जो बोलना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो मेथड होती है वो अलग होती है। अगर पति संक्रमित है तो उसके लिए हम कुछ अलग पद्धति इस्तेमाल करते हैं, अगर दोनों संक्रमित हैं तो उसके लिए, क्योंकि फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो चांस ऑफ इन्फेक्शन टू जो बच्चा होने वाला उसमें वो बढ़ते जाता है। तो उसको समझा के उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करके कि भाई आपको ये रिस्क है और आप ये इसको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है। जी, ये सवाल डॉक्टर साहब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर पेरेंट्स HIV पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। कई बार केसेस भी आई थिंक देखने को भी ऐसे मिलते हैं। क्या आपके पास ऐसे कोई केसेस सामने आए हैं कि अगर दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो HIV पॉजिटिव हैं और उनका बच्चा भी फिर HIV पॉजिटिव ही निकलता है? जी, ये हमारे लिए बहुत बोलना चाहिए, ये हमारी बुरी स्थिति है हमारे लिए भी, और हमारे लिए ये एक सोचनीय विषय भी रहता है हमेशा कि हम ऐसे दंपत्ति को ट्रेस नहीं कर पाते या इतना हम अभी जागरूकता फैलाने में, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे एक लेवल पे हम कमी रह जाती है
कि लोग इतने जागरूक नहीं है कि वो दोनों दंपत्ति पॉजिटिव हैं और उसके बाद भी वो बिना किसी सलाह के बच्चा पैदा करते हैं और वो बच्चा भी संक्रमित पैदा हो जाता है। तो ये ऐसे हमारे पास और बहुत कम केसेस आते हैं, पर हाँ बहुत ही पर ये केसेस आने में देखने में मिलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि माता संक्रमित है और वो 6वें महीने या 7वें महीने में कई बार दूरस्थ जैसे ग्रामीण इलाके में वहां पर अगर वो रूटीन टेस्ट नहीं कराते, क्योंकि शहर में तो क्या आजकल ये HIV हेपेटाइटिस का जैसे ही माता गर्भधारण करती है ये टेस्ट रेगुलर होते हैं, लेकिन जब जो बहुत अंदरूनी गांव के क्षेत्र में जो रहते हैं कई बार वो टेस्ट नहीं कराते हैं और 7वें 8वें 9वें महीने में आते हैं और अचानक पता चलता है कि माता संक्रमित है। तो उसमें फिर हमारे लिए स्थिति बड़ी कठिन हो जाती है कि कैसे संक्रमण रोका जाए, और हमारे पास भी बहुत दवाई देने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है कि फिर बच्चा जब आता तो फिर बच्चे का हम उस प्रकार से टेस्ट करके उसका आगे उपचार करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ों के लिए तो चलिए ठीक है कि वो पूरी तरीके से सलाह लेकर अपना टेस्ट करवाते रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है दवाइयां लेना, दवाइयां स्किप ना करना, क्योंकि आपने कहा कि अगर दवाइयां स्किप कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें और अड़चनें पैदा हो जाती हैं यहाँ पर इलाज करने के दौरान। जी, बच्चों के लिए तो ये सही में बहुत कठिन स्थिति रहती है, खासकर उनके जो माता पिता हैं या पेरेंट्स हैं। इसको दवाइयाँ नियम से लें, इसको सुनिश्चित करने के लिए जब भी कोई इस प्रकार का बच्चा जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बोलते हैं हम, अगर कोई बच्चा जो HIV ग्रसित हो जाता है, अगर उनको हम जो दवाइयाँ चालू करते हैं तो छोटे बच्चों के लिए सिरप के माध्यम, सिरप की जो फॉर्म में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, और जब एक स्थिति अगर बच्चा टैबलेट लेने के लिए सक्षम हो जाता है तो फिर टैबलेट के माध्यम से वो दवाइयाँ उसको उपलब्ध कराई जाती हैं। और हम जब वो रजिस्टर करते हैं तब हम सुनिश्चित करते हैं कि उसका कोई एक केयर टेकर हो घर में, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे उसके वो पिता हो, चाहे वो उसकी दादी हो, नानी हो, बहन, बड़ी बहन हो, जो ये ख्याल रख सके कि वो बच्चा नियमित रूप से दवाइयाँ सेवन कर रहा है, वो अपने सामने उसको दवाई दें, उसके कोई साइड इफेक्ट या कुछ उसमें परेशानी तो नहीं हो रही है, और उसके पोषण का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों में जो HIV ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें बोलना चाहिए जो ग्रोथ होती है उनका, वो भी थोड़ी सी उस पर एक दुष्प्रभाव पड़ता है। तो पोषण की बहुत ज़रूरत रहती है, थोड़ा सा जो अधिक मात्रा में पोषण ऐसे मरीजों को रहता, प्लस इनको इन्फेक्शन के भी रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट करके हमको ये केयर टेकर खोजते हैं कि ये जिम्मेदारी ले घर में कि हाँ मैं इनका देखभाल अच्छे से करूँगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि अगर बच्चों को HIV पॉजिटिव अगर बच्चे होते हैं तो उनको सिरप दी जा सकती है, लेकिन टैबलेट भी अगर दी जा सकती है उनको, तो क्या एडल्ट की टैबलेट में और बच्चों की टैबलेट में अंतर होता है? क्या दोनों ही दवाइयाँ जो हैं वो समान होती हैं? जी नहीं, एडल्ट की टैबलेट दोनों की, बच्चों की टैबलेट उनके वजन के अनुसार हम देते हैं, तो उनका वजन है जिस प्रकार से रहता है, उनकी उम्र, उनके वजन को ध्यान में रखते हुए सिरप और दवाई की मात्रा जो निर्धारित की जाती है, जैसी सभी जो भी कोई भी बच्चे रहते हैं या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन होती है जैसे उनमें करते हैं, वैसे इसमें भी ध्यान रखा जाता है। और कुछ दवाइयाँ जो होती हैं जो हम बच्चों के, कुछ बच्चों में 3 साल के नीचे नहीं इस्तेमाल कर सकते, कुछ दवाइयाँ 6 साल के नीचे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें ध्यान रखते हुए पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की जो दवाइयाँ होती हैं वो अलग होती हैं, और जो एडल्ट में इस्तेमाल की जाती है वो दवाइयाँ थोड़ी भिन्न होती हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, चूंकि आज वर्ल्ड एड्स डे है और उसको लेकर तमाम मिथ भी हमारे लोगों में, हमारे जो मन में हैं वो भी बने रहते हैं, तमाम लोगों के मन में अलग अलग की जो भ्रांतियां हैं वो फैली रहती हैं। लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से? जी, मेरा लोगों को यही संदेश है कि कृपया जो भी आपके आसपास HIV ग्रसित या संक्रमित मरीज हैं उनसे कोई भी हीन भावना ना रखें, ठीक है? वो भी एक सामान्य दूसरी बीमारियों जैसे ग्रसित मरीज, उसकी जगह उसके जैसा ही उनसे व्यवहार करें और समाज में उन्हें उचित स्थान दें, ताकि वो भी
एक सामान्य मरीज या सामान्य जन सामान्य की तरह अपना जीवन व्यतीत करें और उनको उनका अवसाद हम कम कर सकें। उनकी जो हीन भावना है, उनमें जो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है ना, उनके लिए कि भाई मैं HIV ग्रसित हूँ, ये हम जितना कम से कम कर सकेंगे उतना हम उनका इलाज बेहतर करने में सक्षम रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।